नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा और कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से संग्रहित किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर ले और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो पहला अजोर साई के बारे में है। देखिए, जैसे आप लोगों ने साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, तो ये देखिए दो तरीके की चीज होती है। अगर साइक्लोन की बात करें तो सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर जोन। अब इसी का उल्टा ले लें हम, एंटी साइक्लोनिक जो आपके जो भी आपकी गतिविधियां होती है उसमें क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर का मतलब ये होता है कि वहां पर ठंड, और जहां पर ठंड होती है वहां पर वो शुष्कता को बढ़ा देती है। जैसे आप जो है अफ्रीका पर भी देखिए, जो आपके डेजर्ट है, डेजर्ट की जो शुष्कता जो बढ़ाती है वो कौन करती है, जो आपकी ठंडी जल धाराएं होती हैं। करारी वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी तरीके से है, इसको देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का कोर पार्ट है। एजोर साई पे कभी मेंस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, इसमें इतना स्कोप नहीं है। ठीक है, और क्लाइमेटोलॉजी पूरी ज्योग्राफी का बेस है, वो हमको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का पार्ट है, इसको देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, देखिए कल हमने रैंकिंग देखी थी, जेंडर जो आपका क्या है, जो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड आपका क्या आया था, इंडेक्स आया था, है ना। तो उसमें जो 4 आपके क्या थे, सब पॉइंट्स थे। तो उसमें एक जो पॉइंट था कि जो आपका पॉलिटिकल जो आपका एम्पावरमेंट या पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कितना बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की रैंकिंग अच्छी थी। इसलिए जो है आज वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पॉलिटिक्स के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी जो हमारी 2019 की लोकसभा चल रही है उसमें सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है ना। ये हम कंपेयर करके बता रहे हैं, सबसे ज्यादा का मतलब कि पहले उनकी संख्या कम थी, अब ज्यादा है। तो किस तरीके से हमारे यहाँ राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं का, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसमें उनकी भागीदारी जो है बढ़ रही है, इसको देखेंगे। जीएस पेपर 1, 2 दोनों में रख सकते हैं आप लोग इसको। तीसरा जो दूनागिरी Y3023 है ना, तो ये हम लोग देखेंगे, पोत वगैरह से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट A75, प्रोजेक्ट 75 भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। साइंस एंड टेक में रख सकते हैं। इसके बाद भारत की पहली QHPV वैक्सीन जो है, सर्वाइकल जो आपका है ना, जो कैंसर है आपका महिलाओं में बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कॉमन है आज की डेट में। ठीक है, तो उससे संदर्भित अभी हमारे यहाँ कोई भी जो है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, तो ये वैक्सीन आ गई है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, और इस तरीके से जो है हम आत्मनिर्भर भी होते जा रहे हैं। अभी तक जो इसकी वैक्सीन थी वो विदेशी शक्तियों के पास ही थी, है ना, विदेश के पास ही थी, तो हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता था। अब जब हमारे यहाँ ही इसका क्या हो गया, इसका उत्पादन होने लग जाएगा, तो लोगों तक जो पहुंच है इसकी अफोर्डेबल रेट्स में हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये जो है आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्लीन एनर्जी की बात करेंगे। सबसे लास्ट है कि हमने जो आईएनडीसी में जो लक्ष्य वगैरह जो वहां पर निर्धारित किए थे उसको पहले ही अचीव कर लिया है। हम जो है सही राह पे हैं और लगातार जो है क्लीन एनर्जी में अपनी जो आपकी उपलब्धि उसको प्राप्त करते जा रहे हैं, खुद को सशक्त करते जा रहे हैं। और हमारा जो आपका लक्ष्य था कि भैया नॉन फॉसिल फ्यूल्स से
है ना, जनरेशन है किसका, एनर्जी का, वो लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसी रास्ते पे हम लोग, ये थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको आप वहां पर रख सकते हैं, है ना। एनवायरमेंट का भी एंगल आ जाएगा इसमें, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट डील आपको पता होगी, ग्लासगो में किस तरीके से हमने वहां पर कमिटमेंट किया है वो भी आपको पता होगा। तो अजोर फाई के बारे में देख लेते हैं। दरअसल एक स्टडी हुई है, अब ये है क्या, एक तरीके का वेदर फिनोमेना। अब कहाँ का है, सब ट्रॉपिकल, मतलब उपोष्ण कटिबंधी, ठीक है ना, उपोष्ण कटिबंधी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, उष्ण ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर वाला एरिया है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक। अब इसके कारण क्या बोला जा रहा है कि यहां पर जो है लगातार देखा जा रहा है कि ये जो अजोर फाई है, ये घटना लगातार जो है साल दर साल जो है ये परसिस्टेंट रूप से देखी जा रही है, ठीक। अब इसके कारण क्या है कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, जहां पर सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उनका उत्पादन होता है, वाइन वगैरह का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, मेडिटेरेनियन जो आपका सी वाला एरिया है, तो वहां पर जो है जब नॉर्मल कंडीशन जो होती है तो इतनी ज्यादा शुष्कता नहीं होती, आर्द्रता होती है, तभी तो वहां पर फल जो है वो उच्च गुणवत्ता के पाए जाते हैं। लेकिन ये असामान्य रूप से शुष्क स्थिति वहां पर जनरेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वहां की जो एग्रीकल्चर, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक। और इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जो शामिल आपके एरिया है, जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो शामिल होने वाले आपकी टेरिटरी, उसमें स्पेन और पुर्तगाल के जो आधिपत्य वाले इबेरियन, जो आपके पेनिनसुला या इबेरियन प्रायद्वीप आप बोल सकते हैं, तो वो जो है वो यहां पर शामिल है। अब अजोर फाई होता क्या है, तो सीधी बात है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है। क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर का मतलब क्या, हवा ठंडी ठंडी और उसमें शुष्क, जो आप शुष्कता का प्रभाव डालने की जो है क्षमता ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसमें आर्द्रता नहीं होगी। जब कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जैसे जैसे ऊपर उठती है तो वो क्या करती है, आर्द्रता ग्राही केंद्रों से आर्द्रता को क्या करती है, ग्रहण करती है, जिसको वाटर वेपर, जलवाष्प बोलते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी आर्द्र होती जाएगी हवा, और जब भारी हो जाएगी और जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको वो रजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो वही जो है वर्षण के रूप में धरती पर आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं, इस तरीके से बारिश होती है, ठीक। अब जिस हवा में जो भारी है, हाई प्रेशर सिस्टम, वो तो ऊपर उठेगी नहीं, है ना, तो वो शुष्कता को बढ़ाएगी। किसी भी आप एग्जांपल बताइएगा, मैंने अभी भी नाम लिया अफ्रीका का, कि वहां पर ऐसा कौन सा आपका मरुस्थल है जहां पर ठंडी जल धारण के कारण वहां पर जो मरुस्थलीकरण का प्रभाव है उसको और बढ़ा दिया उसने, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम है, ठीक। अब ये कहां पर इसका जो विस्तार देखा जाता है, तो ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ अटलांटिक और वेस्टर्न यूरोप में कब, शीतकाल के दौरान देखा जाता है। अब ये एसोसिएटेड है एंटी साइक्लोनिक विंड के साथ, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक में, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है ये आपका, ठीक। अब यहां पर ये बताया जा रहा है, अब देखिए यहां पर हेडली सर्कुलेशन की बात हुई है। अब जब क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हेडली सेल वगैरह आता है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वायुदाब पेटियों की बात करते हैं हम लोग, तो एक तो प्राइमरी जो आपकी क्या होती है, वायुदाब पेटियां, ठीक है, वो तो होती ही है, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स से जनरेट होती है। एक और भी आपकी दूसरी तरीके की जो खोज हुई आपकी, है ना, जो आपकी वायुदाब पेटियों की, उसकी बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया भी है ये आपके, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं, कि जैसे इक्वेटर ले लीजिए आप, ठीक है। अब हम जब वायुदाब पेटियों की बात करते हैं तो 7 जो है वायुदाब पेटियां होती। पहला जो है लो प्रेशर जो आपकी बेल्ट हो गई, जो इक्वेटोरियल रीजन में है ये, और बाकी 2 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप समझिएगा कि जो आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, दोनों गोलार्ध में होगी, ध्रुवों पर, पोल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। और उसी को क्या बोलेंगे, आपके दोनों हाई प्रेशर जोन हो गया। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधी जो उच्च वायुदाब पेटी, जिसको सब ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, वो भी हाई प्रेशर होगी, दोनों गोलार्ध में होगी, है ना, 30 डिग्री के अप्रॉक्स जो है आपका। और उसके बाद उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी भी होती है, जो दोनों गोलार्ध में होगी, 55 डिग्री के आसपास लगभग, ठीक। अब समझिएगा कि 2 तरीके की वायुदाब पेटियों के बारे में जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने पता लगाया। एक तो जो ताप के कारण जो आपकी उत्पन्न हुई,
है ना। तो जो थर्मली इंड्यूस्ड है आपकी ताप जनित जो वायुदाब पेटियां हैं वो तीन है। एक तो इक्वेटोरियल जो आपका विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, और दो आपकी ध्रुव वाली पोलर वाली। और पोलर वाली क्या होगी, हाई प्रेशर होगी, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में। ठीक, अब बाद में पता चला डायनेमिकली जो इंड्यूस्ड आपकी चार पेटियों की बात हुई, जो उपोष्ण कटिबंधी हाई प्रेशर बेल्ट और उपध्रुवीय मतलब जो ध्रुवों पर है उसके नीचे जस्ट उपध्रुवीय वो लो प्रेशर बेल्ट है, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में। इसी के संदर्भ में जब पहले जो यूनिसेल्युलर मॉडल बोला जाता है वायुदाब पेटियों के संदर्भ में, तब ये मिस्ट्री के बारे में पता नहीं था कि जो चार और भी वायुदाब पेटियां हैं वो गतिजन्य इंड्यूस्ड हुई है ना। तब वहां पर फेरल का लॉ है ना, कोरियोलिस जो आपका फोर्स है उसका इंपैक्ट देखा गया है ना, जो आपका भूविक्षेपी पवन है उसका भी योगदान वहां पर देखा गया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है टेक्निकल है और हेडली सेल वगैरह के बारे में हमको नहीं जानना है। यहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इसका जो निर्माण होता है अजोर थाई का, जब उपोष्ण कटिबंधी वायु जो है वो नीचे की ओर क्या होती है, डिसेंड होती है ना, मतलब नीचे की ओर गिरती है, तब जो हेडली सर्कुलेशन है उसकी जो निचली ब्रांच है उसके साथ वो क्या हो जाती है, कॉन्साइड हो जाती है। ठीक, ये नॉर्मल सा चीज बोला गया, उसी से ये इसका निर्माण होता है। अब रिसर्चर्स ने यहां पर ये भी बताया कि जो अजोर थाई का एक्सपेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि एक्सटर्नल क्लाइमेट फोर्स। ठीक, और अभी इंडस्ट्रियल एरा में जो एक्सटर्नल आपका क्लाइमेटिक फोर्स लग रहा है वो एक है आपका एटमॉस्फेरिक जो आपका ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन है। कुल मिला के जो मानव जनित गतिविधियां हैं औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो बोला जा रहा है कि एकमात्र बाह्य कारक यही है इसके एक्सपेंशन का। अब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि पिछले 100 वर्षों में जो है इसकी जो अजोर थाई क्षेत्र की जो घटनाओं की आवृत्ति है उसमें लगातार वृद्धि देखी गई है ना, और सर्दियों में जो है इसका विस्तार जो है देखा जाता है, लगभग ये जो है साइन वहां पर मिला है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये घटना है ये 1850 के बाद जो है और तीव्र गति से इसकी आवृत्ति बढ़ी है और 20वीं शताब्दी में और प्रबल हो गई। इसका कारण वही है एंथ्रोपोजेनिकली, है ना, एंथ्रोपोजेनिक जो आपका क्या है, मानव जनित, है ना, मतलब जो एंथ्रोपोजेनिक जो आपके जो भी आपके क्या है क्रियाविधियां हैं, मानव गतिविधियां हैं, है ना, तो उसके कारण यहां पर वैश्विक तापन में वृद्धि हुई है। ठीक है, मानव जनित जो गतिविधियां उन्होंने हस्तक्षेप किया। अब चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करिए, चाहे ओवर इरिगेशन की बात करिए, चाहे एग्रीकल्चर में भी जो है उसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात करिए, है ना, ठीक है, और चाहे आप ओवर क्या बात करिए अर्बनाइजेशन की, तो लगातार ये जो है इन सब कारणों का जो है वो इन सब कारकों का जो है परिणाम के रूप में इसको देखा जा रहा है। ये एक कारण बताया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो एक्सपेंडिंग अजोर थाई है वो नॉर्थ अटलांटिक जो क्षेत्र है उसमें तूफान वगैरह में भी जो है अपना भूमिका का निर्माण करते हैं, है ना, निर्वहन करते हैं यहाँ पर। ठीक, और जो है नॉर्मल से चीज यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको देख जाइएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर जो आपका क्या है वेदर फिनोमिना है ना, तो साइक्लोन का आप उल्टा ले लेंगे, एंटी साइक्लोनिक वाले उसमें ले लेंगे। ठीक है ना, टेम्परेट साइक्लोन वगैरह आप लोगों को पता होगा ना कि मेडिटेरेनियन सी से आता है। ठीक है ना, तो उस संदर्भ में आपको इसमें हाँ याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके एसोसिएटेड इफेक्ट है वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो इबेरियन प्रायद्वीप है जहां पर मेनली ये आपका इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो 20वीं सदी में ये बोला जा रहा है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यहां पर जो है प्रति वर्ष 5 से 10 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से सूखा आवृत्ति की पहचान की गई थी। शुष्कता बढ़ गई, है ना, तो वहां पर क्या हो गया, सूखा की पहचान की गई। इसके बाद ये बोला गया कि 21वीं सदी के अंत तक यहाँ पर जो सर्दियों में वर्षा होती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की आप बात करेंगे तो वहां पर विंटर्स में जो है बारिश होती है, तो वो जो बारिश होती है उसमें कमी हो जाएगी, गिरावट होने की संभावना है 10 से 20%। इसके कारण ये भी बोला जा रहा है कि इबेरियन एरिया में जो कृषि वगैरह होती थी उसके लिए भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर जो साउथ जो स्पेन वाला पार्ट है वहां पर जैतून वगैरह की खेती की जाती थी, तो उसमें बोला जा रहा है कि 2100 तक जो है लगभग उत्पादन में 30% की गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद इबेरियन जो आपका प्रायद्वीप है उसमें बोला जा रहा है कि जहां पर अंगूर वगैरह की खेती होती थी तो वहां पर गंभीर रूप से जल का संकट का सामना करना पड़ रहा है, वाटर स्कार्सिटी है, तो इसलिए जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसमें 2050 तक जो है
वो आपका 25 to 99% तक जो है वो गिरावट आने का अनुमान है ना। तो कुल मिला के ये है कि वहां पर अंगूर खेती के लिए भी, जो अंगूर की जो खेती वगैरह होती है वहां पर ग्रेप्स की, तो वो भी, उसके लिए भी वहां पर क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यही एजोर साई है क्या, उसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। अगर आपको पता है कि ये आपका कैसी है, हाई प्रेशर सिस्टम है, तो आपको पता है शुष्कता बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि उसमें आर्द्रता नहीं है, ठीक है ना, वो भारी है, वो ऊपर उठेगी नहीं, ठीक है, तो वो वहां पर लगातार शुष्कता को बढ़ाएगी और जो भी वो मरुस्थलीकरण की आवृत्ति है उसको बढ़ा देगी। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, ये रेगुलर न्यूज में रहता है, आपको पता है, वुमेन से रिलेटेड, वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इशू, है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि भारत में जो नेतृत्व कार्यबल है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो काफी कम है, एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो है महिलाएं अधिक आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, किसमें, इंटरप्रेन्योरियल जो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। ठीक है, मतलब जो उद्यमशीलता के जो अवसर हैं उनको जो है उनका दोहन करने के लिए महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। अब जो आपका लैंगिक असमानता वाला जो इंडेक्स हमने देखा था, ठीक है ना, तो जो आपका लैंगिक समानता वाला, जेंडर इक्वालिटी वाला, तो कल ही देखा था हमने, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी करता है उसमें एक सब टॉपिक था ये आपका, कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, मतलब कुल मिला के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात थी वहां पर, है ना। तो वहां पर बोला जा रहा था कि भारत में अब रुझान ठीक है, 19वीं जो हमारी लोकसभा है उसमें सबसे ज्यादा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर लीडरशिप की बात करें तो जैसे अब हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एक ही है चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ, है ना, जो आपके पता होगा आप लोगों को, दीदी दीदी जिनको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि रवांडा वगैरह को देखेंगे तो 60% जो वुमेन्स है वो आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में है। तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हमारे यहाँ कम जो है वो भागीदारी है। तो इस तरीके से कोई रिपोर्ट आई है तो हमको देखना, अब ये कंटेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रिपोर्ट कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है ना, एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर लिखा गया। अब राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं का जो मुद्दा है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, प्राइमरली अगर देखा जाए तो ये इशू है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का, है ना, कि उपेक्षित रूप से रूढ़िवादिता के कारण उनको जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित ना किया जाए। तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, नॉर्मल सी चीज है। अब देखिए, ये कोई पॉइंट नए नहीं है, हमने जो है हमेशा इन चीजों को डिस्कस किया है। अब यहां पर दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो जब वुमेन्स आती हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, आप चाहे कोविड में देख लीजिए, जब लीडरशिप में जहां जहां आपकी क्या थी, महिलाएं थी, वहां वहां पर मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो कंपटीशन की बजाय वहां पर कॉपरेशन को क्या देती है, प्रायोरिटी देती है, ठीक है ना। और जो आपके सोशल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जैसे पानी की सुविधा है ना, मकान की सुविधा है या एलपीजी की सुविधा, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं उनकी प्राथमिक जो आपका उत्तरदायित्व तो घर में होता है, महिलाओं का होता है। तो जब वो लीडरशिप में आती तो इन समस्याओं से वो अच्छे तरीके से डील करती है, उनको क्रियान्वित करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्पैथी वाली बात आ जाती है, ठीक है ना, एम्पैथी वाली बात आ जाती है ना, ठीक है, कैरेक्टर में जाके उस दर्द को समझना और फिर उसका सॉल्यूशन देना, ठीक है ना, यही सिंपैथी और एम्पैथी में जो है आपका फर्क है ना, एथिक्स में आपको पढ़ना भी है। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि नए पर्सपेक्टिव, नए दृष्टिकोण, नए अनुभवों को जो है वहां पर लाती है वुमेन्स जब पॉलिटिक्स में आती हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जिन जिन मतलब पीआरआई सिस्टम में कई लोगों का नाम बहुत फेमस है, छवि राजावत वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जहां जहां पर महिलाएं थी नेतृत्व में, वहां पर आप देखेंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन भी ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है ना। अब पति पंचायत वाली जो चीजें हैं वो दूसरी है, रियल मैनर में जो महिला खुद आई है और वहां पर काम कर रही है। और वैश्विक स्तर पर भी आप देखेंगे, जैसे कोविड वगैरह आया तो जहां पर महिलाएं नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थी, वहां पर जो है निष्पादन, वहां पर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर महिलाएं जब आती है नेतृत्वकर्ता की भूमिका में तो समाज में सामंजस्यपूर्ण विकास को वो वहां पर समायोजित करती है। उसका कारण क्या है कि ये कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन को प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से डील करती है ना। और संघर्ष समाधान में महिला नेतृत्व की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बोला जा रहा है। एक स्टडी में बताया गया कि जो आपका यूके की फर्स्ट स्पेशल एनवॉय फॉर जनरल इक्वालिटी थी, जोना रोपर उनका नाम है, उन्होंने बोला कि जो पीस निगोशिएशंस होते हैं उसमें वुमेन्स जो है रियल डिफरेंस जनरेट करती हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने
कि जहां पर भी महिलाएं, वहां पर अगर मान लीजिए किसी पीस डील में वहां पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में महिला है, तो वहां पर बोलते हैं कि वार्ता की विफलता जो 60% तक कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, और बोला जाता है कि अगर मतलब कोई वार्ता वगैरह चल रही है तो उसमें बहुत सारा समय तक भी वो लगातार जारी रहता है, मतलब डिनाई वगैरह नहीं करते उनको। तो कहीं ना कहीं ये कॉपरेशन पे काम करती है, कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशंस में इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि महिलाओं के संदर्भ में जो नीतियां होंगी उनको लागू करने में ये पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि एक स्टडी जो कंडक्ट किया गया, नोबेल लॉरिएट्स हैं आपके एस्थर डुफ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और को ऑथर जो है आपके यहाँ पर उनका नाम है राघवेंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे आप पीआरआई सिस्टम की बात ले लिया इन्होंने, कि जो ग्रामीण आधारभूत जो अवसंरचना है उसमें अधिक निवेश किया है अगर वहां ग्राम प्रधान के रूप में महिला रही हो। और इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल की बात किया गया, जैसे मान लीजिए कि सैनिटेशन की बात है या ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी की बात है, तो अगर वहां पर महिला ग्राम प्रधान थी तो उनके प्रयास करने की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति अधिक थी। उसका कारण एक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और मतलब हर घर में लगभग आप देखेंगे कि वहां पर जैसे पेयजल, पानी, खाने, इन सब की जो व्यवस्था है उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व तो महिलाओं पर होता है, तो वो उसको अच्छे से डील करती, मैंने पहले ही बताया आपको। अब यहाँ पर जैसे देखिए, कल हम लोगों ने रैंकिंग देखी थी, आइसलैंड का रैंकिंग फर्स्ट नंबर था, क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है आइसलैंडिंग वुमेन का, वो 44% है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो वुमेन्स लीडरशिप जो है वो लगातार बढ़ी है पॉलिटिकल डोमेन में। ठीक है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उनका लगातार बढ़ा है। तो वहां पर जो महिलाओं की वास्तविक स्थिति है उसमें बहुत ही धनात्मक जो है वहां पर परिवर्तन देखा गया है ना, वो सुनिश्चित हो पाया। इसके बाद 2014 में जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है उसने एक पेपर पब्लिश किया था और उसमें बताया था कि जब से राजनीतिक आरक्षण लागू हुआ है हमारे यहाँ, आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देखेंगे, वहां पर महिलाओं के लिए बात की गई है, एससी एसटी के लिए बात की गई है ना, इनको जो है रिजर्वेशन दिया गया। कारण ये था कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात किया जाए, है ना, तभी तो पॉलिटिकल डोमेन में भी इंक्लूजन होगा। तो उसके बाद से जो प्रभाव आया है वो ये आया है कि अब जो है महिला स्वामित्व वाली जो प्रतिष्ठान है ना, या कोई भी आपकी यूनिट है, इकाई है, और उससे रिलेटेड जो आपके रोजगार है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, उनके अंदर बोल्डनेस आई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो 40% ऐसे नए जो है वहां पर क्या देखे गए, प्रतिष्ठान और रोजगार में वृद्धि का उल्लेख किया गया है 1994 से 2005। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस आया, घर से बाहर निकली महिलाएं, तो उन्होंने अपनी जो है यूनिट्स लगाना, अपने प्रतिष्ठानों को खोलना, है ना, रोजगार में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट एक देखा गया है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है कि राजस्थान में एक जनमत सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार ये बोला गया कि गांवों में प्रधान परिषद का जो प्रधान जैसे होते गांव में ग्राम प्रधान, तो पद आरक्षित है। ठीक है, ठीक, तो उसमें यह बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी जो है ग्राम प्रधान के लिए आरक्षित कर दी गई जगह महिलाओं के लिए, तो वहां पर जैसे कोई क्राइम वगैरह होता है तो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो ज्यादा करती है, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है ना, हमको इंपॉर्टेंट जो है एक दो पॉइंट रखना चाहिए अपने पास, बहुत काफी होता है। एक तो जैसे जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर जैसे मान लीजिए कि लैंगिक असमानता से रिलेटेड जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जो निकालता है आपका इंडेक्स, उसमें से देख लिए हम कुछ आंकड़े, वहां से ले लिए कुछ, यहाँ से एक दो आंकड़े ले लिए। तो जब भी हम महिला सशक्तिकरण या महिला से रिलेटेड कोई मुद्दा लिख रहे होंगे तो वहां पर हम उसको कोट करेंगे, एक दो आंकड़ों को, बाकी सब हमारा एनालिसिस होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पूर्ण लैंगिक समानता शामिल करने के लिए जो है, हासिल करने के लिए हमको राजनीति में जो है इनको बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए इनके लिए कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो उसको वहां पर हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। अब वुमेन्स और लीडरशिप की बात करेंगे इंडिया में, तो 2019 के दौरान महिला सांसदों की संख्या अब तक सर्वाधिक रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुल सदस्य संख्या का वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 14% से थोड़ा ज्यादा है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ना, लगभग आप ले सकते हैं 14%। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि मिनिस्ट्री जो है किसको किसको मिली है, महिला सदस्यों को वहां पर सांसद बना दी, लेकिन मिनिस्टर किसको किसको बनाया गया, तो केवल 10% महिलाओं को बनाया गया है। रवांडा जो है
60% जो है महिला आरक्षित सीटों के साथ दुनिया भर में शीर्ष स्थान पे है। वर्तमान में भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री दीदी वही ममता बनर्जी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडिया की रैंक है, हमारा निष्पादन परफॉर्मेंस बहुत खराब है ना, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने जो हमको रैंक दी है यहाँ पर, तो भारत की जो रैंक है 192 देशों में 143 है। बहुत गंदी स्थिति है हमारी यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अब क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड। तो आप अपने से बता सकते हैं कि अवसरों की समानता, उनको जो है कोटा प्रदान करना चाहिए, है ना, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनमें अवेयरनेस जो है जनरेट किया जाना चाहिए कि वुमेन्स को भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने की आवश्यकता है ना। उचित कानूनी आयामों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए उनको, ताकि समान अवसर मिले, ताकि वो राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सके। ठीक है, और जो समाज में उनके लिए एक नकारात्मक पूर्वाग्रह है उसको दूर करने की आवश्यकता है। अब बहुत सारी जो है चीजें हैं, है ना, जो शासन यहां पर उठा सकती है कदम, वो हमको वे फॉरवर्ड में लिखना। दूसरा एक बिहेवियरल चेंज की बात कर लेंगे हम, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, अब ये ऐसे में भी आएगा आपका महिला वाला जो टॉपिक है, फार्मर्स का जो टॉपिक है, हमेशा याद रखिए कि आंसर के हिसाब से भी याद होना चाहिए हमको। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हम इसमें 2000 शब्द भी लिख सकते हैं, 20 शब्द भी लिख सकते हैं और 200 शब्द भी लिख सकते हैं। तो लिखने की कला हमारे कंटेंट पे होती है। अब कंटेंट के लिए हमको 2 भी 4 5 जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए। उसके अलावा योजनाएं कहां पे हमको जो है एम्बेडेड करना है, ये सिर्फ आंसर राइटिंग का स्किल है। ठीक, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि देश का जो सर्वांगीण विकास है क्वेश्चन, उसके लिए महिला सशक्तिकरण समय की मांग है, किंतु यह सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा ही होना चाहिए। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है ना, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन का स्कोप नहीं है मेंस में। तो ये वाई जो 3023 है ना, 3023 दूनागिरी है ना, ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है जिसको लॉन्च किया गया। कहां पर इसको जो है लॉन्च किया गया, कहां पर उतारा गया, तो हुगली रिवर में, है ना। इसको जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है आपका इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता वाला, ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब ये है क्या, तो इसका नाम जो है उत्तराखंड राज्य में एक पर्वत श्रृंखला है, दून द्वार आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से दूनागिरी उसके नाम पे रखा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो P-17A फ्रिगेट्स है उसका चौथा शिप है, मतलब 3 पहले आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये जो है आपका, इसमें जो फीचर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो और अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे स्टेल्थ फीचर्स इसमें काफी बेहतर है ना, स्टेल्थ टेक्निक जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें जो है एडवांस्ड वेपन्स वगैरह, सेंसर भी एडवांस लेवल के लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो है मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इसको जो है इसको बनाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पहले 2 शिप्स जो थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसको P-17A प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, लॉन्च किया गया था 2019-20 में, जो मजगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था, है ना, ठीक है ना। 2 जहाजों को ये जो लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा जहाज जो उदयगिरी है, उसको जो है इस साल के शुरुआत में 17 मई 2022 को मजगांव डॉक लिमिटेड ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब ये जो आपका डिजाइन किया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये इंडिजिनसली, मतलब ये स्वदेशी आयाम पर तैयार किया गया है, ठीक है। और कई स्वदेशी जो युद्ध पोतों के डिजाइन को हमने जो है स्थानिक रूप से, है ना, अपने खुद के द्वारा स्वदेशी आयाम पर अगर उसको तैयार कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे आत्मनिर्भर भारत जो हमारा एक लक्ष्य है उसको मोबिलाइज कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है। कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके के पोतों को आयात नहीं करेंगे, हमारे यहां बनाएंगे, तो हमारे यहां जो है आपकी जो व्यय होने वाला है उसमें वो कम होगा। फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे आय का अर्जन भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब बाहर से, जैसे रशिया से हम जो आपके युद्धक सामग्री या युद्धक पोत या युद्धक कोई भी आपके आर्म्स वगैरह हम जो करते हैं, उनसे क्या करते हैं आयात, तो कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ता है। तो ये सब समस्याओं से हमको क्या मुक्ति मिलेगी, तो हमारे पास पैसा सरकार के पास बचेगा, तो वो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें जो टोटल कॉस्टिंग की बात किया गया था P-17A प्रोजेक्ट में, तो 50,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। 2015 में सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी, है ना। अब ये जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो चौथा पोत है इतने कम समय में लॉन्च कर दिया, तो सीधी बात ये बोला जा रहा है कि भारत जो है एक जो उसका दृष्टिकोण है, सेंट्रलाइज्ड जो आपका हमारा पर्सपेक्टिव है, अभी जो केंद्रीकृत हमारा दृष्टिकोण है कि भैया हम आत्मनिर्भर पोत निर्माण की दिशा में आगे बढ़े, और उसी को मूर्त रूप हम प्रदान कर रहे हैं,
ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर जो भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसके अंतर्गत ही उसी का ये परिणाम देख सकते हैं। और उसके अंतर्गत जो भी आपके उपकरण हैं या जो सिस्टम है उसके 75% जो ऑर्डर है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम समेत जो है विभिन्न जो आपकी इंडिजिनियसली जो बिल्ड की गई यूनिट्स है उनको दिए जा रहे हैं, स्वदेशी इकाइयों को दिए जा रहे हैं। ये पॉइंट नॉर्मल है। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट QHPV वैक्सीन की बात करेंगे, है ना। तो ये जो HPV का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है ना, पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। ये वुमेन्स में बिल्कुल कॉमन है ये आपका कैंसर, और पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा जो महिलाओं में होने वाला कैंसर है वो यही है ना। तो उससे बचाने के लिए जो है ये आपके वैक्सीन को बनाया गया है भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसका नाम सर्वावैक वैक्सीन है। अब सर्वाइकल आपको कैंसर याद है तो सर्वावैक वैक्सीन है ना। इसको जो है अभी अभी अप्रूवल मिला है, किसके द्वारा मिलेगा, तो जो आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने अप्रूवल दे दिया, अब ये मार्केट में आ जाएगा। ठीक। अब सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है वुमेन्स में, है ना। 15 से 44 जो आपकी एज ग्रुप की महिलाएं होती है उनके बीच में कॉमन है, और इसमें हाई डेथ रेशो भी है भारत में। ठीक है। अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो आपकी सरकारी सलाहकार पैनल है जिसको आप NTAGI बोलते हैं, है ना, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है इसको। ठीक है ना। क्लिनिकल जो आपका ट्रायल डेटा वगैरह होता है वैक्सीन का, जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह है उसमें ग्रीन सिग्नल मिल गया और इसको अप्रूव कर दिया गया। अब इसको मार्केट में लाया जा सकता है ना, लाया जाएगा। अब ये समझिएगा कि यहां पर जो इसकी एफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं कि जो ये आपकी वैक्सीन है सर्वावैक, ठीक है ना, तो इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेशन इसका देखा गया तो रोबस्ट जो आपका एंटीबॉडी रिस्पांस है इसमें लगभग बोला जा रहा है कि 1000 टाइम्स जो है हाइयर है इसमें रिस्पांस। ठीक है ना, जो आपका जिसको टारगेट किया जाना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टाइप को, उससे 1000 टाइम्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, जो इसकी रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। और ये सभी एज ग्रुप के लोगों को दिया जा सकता है डोज वगैरह। ठीक। अब ये फुल्ली डिपेंडेंट हो गया है भारत यहाँ पर, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई HPV वैक्सीन से रिलेटेड। अभी तक जो है ये केवल फॉरेन कंट्रीज के पास था, तो इससे जो है हम बहुत सारी जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसको रोक पाएंगे, उनकी जिंदगी को बचा पाएंगे, है ना। और इनका जो ट्रीटमेंट होगा अब वाइबल रूप से होगा, अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, है ना, लो कॉस्ट पर हो सकेगा। अब सर्वाइकल कैंसर की बात कर लेते हैं। तो ये एक कैंसर का टाइप है जो सर्विक्स में होता है ना, जो महिलाओं में आपका यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है वेजाइना को, ठीक है ना, गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है जो आपके वेजाइना को योनि से जोड़ता है वहां पर ये होता है। ठीक। अब ये इसका जो सटीक कारण तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें निश्चित रूप से एक प्रमुख कारक माना जाता है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ठीक है ना। अब ये जो है आपका जब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, है ना, फिजिकल रिलेशन होते हैं, यौन जो आपके वहां पर व्यवहार होता है महिला पुरुष के बीच में, तो ये एक तरीके से यौन संचारित मानव एक तरीके से पैपिलोमा वायरस के कारण ये आपका होता है अधिकांश जो आपके सर्वाइकल कैंसर होते हैं। अब इसमें जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके टाइप्स काफी सारे होते हैं, 100 अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही जो कारक होते हैं वो कैंसर के परिणाम के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें दो सबसे बड़े कारण हैं जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं, HPV 16 और HPV 18। ये सब याद नहीं करना, हमको ये देखना है कि हमारे यहाँ वैक्सीन बन गई है तो इसके समाज पर क्या प्रभाव है। कोई भी टॉपिक आता है तो हमको ये देखना समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रशासन को आप संभालने जा रहे हैं वो किसके लिए, समाज के लिए ही तो है। इसलिए हम हर चीज का समाज आर्थिक प्रभाव जरूर देखते हैं। ठीक। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी हमारे यहाँ जो है ये प्रिवेंटिव है ना, प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब जैसे टीका ईका लगा दिए तो पहले ही जो है हमने किसी भी रोग से रोकथाम के लिए पहले ही वहां पर क्या कर लिया, कदम उठा लिया, तो ये भी प्रिवेंटेबल है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि देश में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु जो है सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है। ये बहुत बड़ा डेटा है, ये अपने पास आप रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे जो है इसकी रोकथाम की जा सकती है ना। तो जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट किया जाएगा, जितनी जल्दी इसको जो है ये देख लिया जाए कि ये अर्ली एज में ही इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद उसको मैनेज किया जाए इफेक्टिव तरीके से, तभी ये सारे रोगों में है। आपको पता है कैंसर में यही चीज है, जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी आराम वगैरह होगा। ठीक है। और कैंसर होता क्या है ना, कैंसर रोग नहीं, एक तरीके से समझिएगा, बात को समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी एक कोशिका का अनियंत्रित विकास हो जाना कैंसर कहलाता है।
किसी भी कोशिका का अनियंत्रित विकास हो जाना, लगातार वहां पर म्यूटेशन होना, इसी को तो क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो जीवन की एक अलग रूप से अभिव्यक्ति है जो ऋणात्मक आयाम में है और जो लोगों की मृत्यु का कारक भी बन जाती है। ठीक, कैंसर से जो टोटल मृत्यु होती है अगर पूरे दुनिया भर में आप देखेंगे तो सर्वाइकल कैंसर दूसरा ऐसा कैंसर है जिससे जो आपकी 15 से 44 वर्ष की महिलाएं हैं उनकी मृत्यु होती है, उसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है ये, है ना। प्रजनन आयु जो है 15 से जो है 44 ईयर्स यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर एक ये डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडिया जो है ग्लोबल बर्डन अगर देखा जाए इस डिसीज का तो उसमें हमारी रैंकिंग 5th है ना। तो यहां पर जो आपकी रिपोर्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 1.23 लाख जो है केसेस इसके देखे जाते हैं और 67,000 जो है मृत्यु के आंकड़ों के साथ हमारी रैंकिंग भारत में टॉप 5, मतलब पूरे विश्व में टॉप 5 है। बाकी में रैंकिंग देखिए आप, है ना, कि किस तरीके से हमारी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन एनर्जी, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। यहाँ पर डेटा वगैरह आया है, कुछ डेटा हमको याद रखना है, यहाँ पर लिख के रखना है, बाकी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भारत ने जो अपना टारगेट था आईएनडीसी के अंतर्गत जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड टारगेट थे उनको बोला कि हमने डेडलाइन से 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब इसके की पॉइंट बताए जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर ग्लासगो में जो आपका कोप 26 को जब हमारे संबोधित कर रहे थे हमारे पीएम, तो उन्होंने बोला था कि 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, जो गैर जीवाश्म आपके ईंधन है, उससे जो हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, है ना, उसमें जो हमारा आईएनडीसी था, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था पेरिस क्लाइमेट डील के बाद, तो 450 गीगावाट को बढ़ाकर हमने खुद ही 500 गीगावाट कर दिया था। और अभी आप देखेंगे तो हमारे यहां अगर इंडिया ने स्टैब्लिश कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 149 गीगावाट, इसमें इंक्लूडेड है आपका लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 63 गीगावाट है। तो वी आर ऑलरेडी एट 212 गीगावाट। ठीक, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि टोटल अगर कैपेसिटी की बात करें प्रोजेक्ट्स की, है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो आपके प्रोजेक्ट्स है तो 152.90 गीगावाट है। इसमें लार्ज हाइड्रो भी इंक्लूडेड है जो आपके इंस्टॉल किए गए, है ना। ठीक है, अब इसमें जो इंस्टॉल किए गए हैं इसमें सौर ऊर्जा से जो है आपका 50.78 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 40.13 गीगावाट, है ना, और जो आपका जैव ऊर्जा है बायो एनर्जी जिसको आप बोलते हैं तो 10.63 गीगावाट, और जो आपका स्मॉल हाइडल पावर जो है आपके, है ना, वो क्या है आपके जल विद्युत से जो आपकी छोटी लघु पन बिजली विद्युत जो है 4.84 गीगावाट, और बड़ी जल विद्युत से 46.52 गीगावाट शामिल है। अब ये सारे डेटा में उलझना नहीं है किसमें कितना है, ये देख लेना है सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, टोटल कितना हमारा, बस इतना। ठीक, अब वर्तमान जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अभी जो हमारे यहाँ कई सारी परियोजनाएं जो कार्यान्वयन के चरण में है, विभिन्न चरण में, उसमें 72.61 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं अभी इंप्लीमेंट हो रही, कार्यान्वयन के चरण में है, और 21.11 गीगावाट क्षमता की जो परियोजनाएं हैं वो बिडिंग के चरण में अभी वर्तमान में आपके क्या है, विद्यमान है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि भारत 2024 तक जो है 27,000 सर्किट किलोमीटर इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रेडी है ना। और अभी तक देश में जो है 6500 सर्किट किलोमीटर लाइनें जोड़ी जा चुकी हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है उसको भी लगातार एक्सपैंड किया जा रहा है ना। ठीक है, ताकि जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का उसको हम प्राप्त कर सके। नॉर्मल सा डेटा है ये आपका, देख जाइएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो रिलेटेड एमसीक्यू से। सबसे पहले 0 आवर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि 0 आवर जो है इंडिया का जो अपना पार्लियामेंट है उसका ही इनोवेशन है, संसदीय नवाचार है। बिल्कुल ठीक बात है, इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है, ना संविधान में, संसदीय नियम पुस्तिका में भी नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू ठीक है। दूसरा ये कि इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पार्लियामेंट्री रूल बुक में, ये भी ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इसमें सांसद जो है बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि सार्वजनिक महत्व का अगर कोई मामला हो
है ना, जिसको अब जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता है, तो उस पर फिर चर्चा की जाती है ना। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और चौथा जो स्टेटमेंट है कि इसको जो स्टार्ट किया जाता है वो किसके बाद किया जाता है, क्वेश्चन आवर के बाद किया जाता है ना। तो पहला जो आपका सेशन होता है पार्लियामेंट का, क्वेश्चन आवर होता है कि कोई दूसरा आवर होता है, कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते तो उसी से मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो डेली मैं आपसे जो है आग्रह करता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही ही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुमार स्वामी कामराज के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। देखिए कामराज प्लान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो है कांग्रेस में नेतृत्व के एक शून्यता, नेतृत्वकर्ता की जो है एक शून्यता, एक अंतराल जनरेट हुआ वहां पर। लाल बहादुर शास्त्री जी आए वहां पर, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ जाती है मेन पिक्चर में, है ना। तो वहां पर कामराज प्लान जो है आप लोगों ने सुना होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको बहुत महत्वपूर्ण नाम, उन्हीं के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए। बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ये कि कामराज जो योजना थी उसके अंतर्गत नेहरू जी को इन्होंने सुझाव पहले ही दिया था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अब उनको जो पद का मोह है वो छोड़ देना चाहिए, मंत्री पद छोड़ देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, संगठन के लेवल पे काम करने की आवश्यकता है, संगठनात्मक कार्य करने की आवश्यकता है, उसके लिए उनको मंत्री पद छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और यही आप कारण देखेंगे कि लगातार एनडीए ने, बीजेपी ने जो है संगठन पे काम किया, कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो कमी देखी गई। और यही हम पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं कि इसलिए जो है कांग्रेस के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क अब लग रहा है, जबकि वो उतनी अनुभवी पार्टी है, ठीक है, लेकिन आपको विरासत में नहीं मिली है ये पार्टी, ठीक है। चलिए कभी और डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है प्रेसिडेंट बनाए गए आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1963 में, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इनको जब मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1976 में, 1976 में। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा था गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।